हेलो एवरीवन, वी आर कंटिन्यूइंग विद द फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज जिसमें हम रेशो एनालिसिस जो है वो कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं टर्नओवर रेशो, जिसको हम एफिशिएंसी रेशो भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डुओपॉन्ट एनालिसिस करने वाले, जो कि एक बेटर वर्जन होता है कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी जो टर्नओवर रेशो होता है ना, ये बताता है कि कंपनी कितना बेटर जो है अपने बिजनेस को मैनेज कर पा रही है। अब ये कंपैरिजन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम सेम कंपनी को सेम इंडस्ट्री में कंपेयर करते हैं तो कौन सी कंपनी बेटर मैनेज करती है अपने बिजनेस को। अब आपको ये समझना है कि बिजनेस का मतलब होता है करंट ऑपरेशंस हो सकता है, और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है उसमें हम एफिशिएंसी चेक करते हैं कि कंपनी कितना बेटर जो है अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके सेल्स कर रही है। इसमें बहुत सारे अलग अलग रेशोज होते हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो अब जो कंपनी अपने बिजनेस को बेटर मैनेज करती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी, उसकी रेवेन्यू जो होगी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी होगी, राइट। सो वी विल चूज दोज कंपनीज जो ये रेशो टर्नओवर रेशो जो होता है वो बेटर होता है। और ये रेशो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशोज है जो हम कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं वाइल डूइंग द ओवरऑल फाइनेंशियल एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टर्नओवर रेशोज में भी बहुत सारे टाइप के रेशो होते हैं, बट वी विल लुक एट 3 रेशोज। पहला है एसेट टर्नओवर रेशोज, दूसरा होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एंड तीसरा होगा रिसीवेबल टर्नओवर रेशोज। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट टर्नओवर रेशो की। तो एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स। अब अलग टेक्स्ट बुक में अलग रेशो फॉर्मूला दिया होगा, अलग फाइनेंशियल एनालिस्ट अलग रेशोज कैलकुलेट करते हैं, बट जो भी आप यूज करोगे ना आपको कंसिस्टेंटली थ्रू आउट दी फाइनेंशियल एनालिसिस यूज करना है, ठीक है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। फर्स्ट थिंग तो हमें ये बताता है कि कंपनी अपने एसेट को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है और कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पा रही है। ये हमारे पास एक नंबर आता है, एंड द सेम नंबर वी विल कंपेयर विद द इट्स पीयर्स। ऑब्वियसली आपको अभी कुछ आइडिया नहीं लगेगा, बट व्हेन वी डू दी थोरो एनालिसिस, जब कैपेक्स बढ़ेगा एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि वो कैपेक्स बढ़ा है तो उसमें लेवरेज पोर्शन कितना है, इक्विटी पोर्शन कितना है। तो जब हम इंटरलिंक करेंगे ना ऑल दोज थिंग्स, तो फिर आपको और बेटर तरह से समझ में आएगा। बट अभी जस्ट मैं आपको एक ना जस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ रेशोज की। दूसरा रेशो होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो सिंपल बताता है कि कंपनी कितना सेल जनरेट कर पा रही है अपने इन्वेंट्री से, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कंपनी कितना इन्वेंट्री सोल्ड आउट कर पा रही है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका फॉर्मूला भी इसी तरह से होगा, सेल्स अपॉन में इन्वेंट्री। अब इसका फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो इसके पीछे भी एक अलग लॉजिक है, व्हाई आई एम यूजिंग दी सेल्स इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ऑब्वियसली ये रीजन तो है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको इजीली हो सकता है कंपनी के फाइनेंशियल्स में ना मिले, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दी सेल्स, नेट सेल्स अमाउंट। एंड द थर्ड टर्नओवर रेशो इज द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और अब इस रेशो में हम ये देखते हैं कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने डेटर से कलेक्शन कर पाती है ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग पीरियड। सो ये तो हो गई हमारे टर्नओवर रेशोज की बात। अब इसमें जब हम और डीप डाउन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डेज कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल जो होगा वो पूरा का पूरा इससे लिंक होगा। तो जब हम इन सारी चीज़ों की एनालिसिस करेंगे, वर्किंग कैपिटल को डिटेल में समझेंगे, तो आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। और अब हम बात करते हैं डुओपॉन्ट एनालिसिस की। तो डुओपॉन्ट एनालिसिस, डुओपॉन्ट एक कंपनी है जिन्होंने ये रेशो आइडेंटिफाई किया था, बनाया था, जिसके बेसिस पर इसका नाम भी डुओपॉन्ट एनालिसिस रख दिया गया है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि मैंने पहले बताया होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है अपने ओनर्स, अपने इक्विटी होल्डर्स के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन में इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ओवरऑल आफ्टर गिविंग ऑल दी एक्सटर्नल पार्टीज लाइक द गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, डेट होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, जो भी कंपनी के पास में पैसा बचता है आफ्टर पेइंग ऑल दी एक्सटर्नल पार्टीज, चाहे वो एम्प्लॉय हो, क्रेडिटर हो, गवर्नमेंट हो, डेट होल्डर हो, सबको पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बढ़ता है वो इक्विटी होल्डर का होता है। जनरली अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बताऊँ ना आपको, तो नेट प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा सेम इक्विटी पर, तो आपकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज केस। अब होता क्या है कि रिटर्न ऑन इक्विटी में ना बहुत सारे फैक्टर्स एडजस्टेड होते हैं। अब तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है, और इसीलिए इस रिटर्न ऑन इक्विटी को और बेटर तरीके से समझने के लिए ना हम डुओपॉन्ट एनालिसिस करते हैं।
अब बेसिकली होता क्या है कि अब लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हर लोग यही बोलेगा कि जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उतना बेटर होगा, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा लेवरेज लिया हुआ है और उस लेवरेज की वजह से कंपनी की जो है वो कंपनी जो है वो सेल्स कर पा रही है बिकॉज ऑफ हैवी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स। जो लेवरेज लिया उसको मार्केटिंग में लगाया, मार्केटिंग में लगाने के बाद में कंपनी की सेल्स बढ़ रही है और साथ साथ मार्जिनली कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। अब यहाँ पर आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वो तो बढ़ रहा होगा, बट आपकी लेवरेज पोजीशन भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो रही है, जो कि हो सकता है आगे आपको दिक्कत देने वाली है। तो हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है इसमें से कौन सा पोर्शन होता है जो इसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और इसीलिए डुओपॉन्ट ने रिटर्न ऑन इक्विटी को 3 रेशोज में ब्रेक डाउन कर दिया। तो सबसे पहला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज द नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। दूसरा होता है एसेट टर्नओवर रेशो, दैट इज द सेल्स अपॉन में एसेट्स। और उसके बाद में होता है हमारा गियरिंग रेशो और लेवरेज रेशो, जिसको हम बोलते हैं कि टोटल एसेट्स अपॉन में इक्विटी। अब देखो इसका सिंपल सा लास्ट वाले रेशियो का ये मतलब होता है कि कंपनी का कितना एसेट्स जो है वो फाइनेंस्ड है इक्विटी से। अब जैसे ही ये एसेट अपॉन में इक्विटी का नंबर 1 से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि कंपनी ने जो भी एक्सेस एसेट है वो फाइनेंस किया गया है थ्रू डेट। अब ये ज़्यादा रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपनी ने लेवरेज यूज किया हुआ है। इसको आप सिंपल टर्म्स में समझ सकते हो। तो अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज़्यादा बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी प्रॉफिट मार्जिन या फिर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी एसेट टर्नओवर रेशो, तो ये बेटर चीज़ होता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रही है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशो बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज, इट्स एसेट्स मोर एफिशिएंटली, एंड दैट इज वाई रिटर्न ऑन इक्विटी तो बनता है। बट अगर कंपनी लेवरेज यूज करके अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को बनाती है, दैट काइंड ऑफ बैड थिंग। आई वुडंट से फॉर द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर कंपनी एक्सेसिव लेती है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर, फॉर द लॉन्गर टर्म स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव से इट विल गिव अस अ ब्रॉडर पिक्चर, 3 पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इसीलिए हम क्या करते हैं, डुओपॉन्ट एनालिसिस करते हैं। So I hope you have gained some understanding of these kind of ratios from this video. If yes, so make sure to like, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. It will motivate me to break such more videos. And we are continuing with 75 days challenge, जैसे कि हम अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और बहुत सारे कंटेंट जो है वो अभी लाने वाले, क्योंकि अब रेशो सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है और प्रैक्टिकली अब हम रेशो एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं, और इसके साथ साथ मैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी करने वाला हूँ. सो दैट्स इट, थैंक यू.